आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन्स एंड वेब्स के बारे में। और यहाँ पे एक तरफ आपका नोट्स है और एक तरफ आपका ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा कि फूड चेन क्या होता है और वेव क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़ा सिंपल सा था। जैसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हम लोगों ने दो प्रकार के सबस्टांस के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान चुके हैं, और उसका कंपोनेंट क्या क्या है ये भी हम लोग जान चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा ये था कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट चुके हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, चले तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं फूड चेन्स एंड वेव्स के बारे में। बेसिकली इसमें हमारा बात होगा फूड चेन के बारे में और वेव्स के बारे में। तो डायग्राम भी हमारे सामने है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फूड चेन का ना पहले डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in a community in which one organism consumes another organism to transport food energy is called a food chain। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है फूड चेन में कि एक कम्युनिटी, अच्छा कम्युनिटी का मतलब क्या समझते हैं आप यहाँ पे, कोई मोहल्ला गली इस प्रकार का नहीं। कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब आपको यहाँ पे समझना है एक जंगल, एक तरीके से जहाँ पे हमारे जंगल हैं उस प्रकार का। तो एक जंगल में एक जानवर दूसरे को खाता है, फिर दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे जंगल में हिरन क्या खाता है, घास। फिर हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हिरन ने जो घास खाया, यानी कि घास से हिरन को जो एनर्जी मिला वो एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, शेर के अंदर, क्योंकि शेर ने उसको खा लिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कम्युनिटी मतलब जंगल, आप समझो, सिंपल सा समझाने के लिए जंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक जंगल में एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है। यहाँ इस तरीके से हमारा यहाँ पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। अच्छा बचपन वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, है ना। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि फूड चेन है, ये हमारा लगातार रिवॉल्व होता रहता है। तो फूड चेन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे एक जानवर दूसरे को खाएगा ताकि उसको फूड एनर्जी मिल सके, इसी को हम लोग कहेंगे फूड चेन। और यदि प्रॉपर डेफिनेशन के साथ लिखना हो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु एट्स होम इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड चेन का यदि आपको डेफिनेशन और सिंपल चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु इट्स होम इज कॉल्ड अ फूड चेन। मतलब कि एक जानवर का मतलब जानवरों का लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि कौन किसको खाएगा, हु इट्स होम, कौन किसको खाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे फूड चेन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फूड चेन का आपके सामने दो डेफिनेशन है, आपको जो मन करे आप वो वाला लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो आपको एक टर्म मिलेगा, वो टर्म है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, देखिए, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फूड चेन में अलग अलग लेवल होते हैं, यानी कि पहले ये इसको खाएगा, फिर उसको खाएगा वो, फिर उसको वो खाएगा, इस तरीके से। तो जितने भी लेवल होते हैं हमारे फूड चेन में उनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे ना आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम है जैसे नीचे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद फिर हमारा टर्सरी कंज्यूमर। आपके बुक में डायग्राम है, आप वहाँ पे देखेंगे आपको पता चलेगा। तो इसमें जो पहला प्रोड्यूसर दिख रहा है आपको, ये हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर जो दिख रहा है आपका दूसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये आपका तीसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ, और टर्सरी कंज्यूमर ये आपका चौथा वाला ट्रॉपिक लेवल हुआ। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी समझे नहीं है, बस हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो ट्रॉपिक लेवल का सिंपल सा मतलब है कि एक फूड चेन में अलग अलग हमारे पास स्टेप होते हैं,
फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जानवर से दूसरे जानवर में, उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में जो हमारा प्रोड्यूसर है, यानी कि जो अपना भोजन अपने से बनाता है, वो किस में होंगे? हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। आप ये वाला डायग्राम अपने बुक में देखिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा। इसमें जो सबसे पहला, सबसे नीचे में जो है आपका, वो कौन सा है? प्रोड्यूसर है। इट मीन्स प्रोड्यूसर में हमारा कौन आएंगे? याद कीजिए, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये हमारा प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि प्लांट हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। ठीक है, आगे। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। तो प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर बेसिकली करता क्या है? सनलाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को अपने अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, वाटर के मदद से फूड को बनाता है, और वो प्लांट को खा कौन लेता है? जानवर खा लेता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फूड चेन में अलग अलग लेवल होते हैं। उस अलग अलग लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, और जो फूड चेन में हमारा सबसे पहला लेवल है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो प्रोड्यूसर हमारा कौन सा हुआ? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हुआ। ठीक है, और प्रोड्यूसर में मतलब बेसिकली कौन? प्लांट। प्लांट करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दी हार्बीवोरस और दी प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट दी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो आप देख रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें आप और क्या लिख सकते हैं? हार्बीवोरस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है? याद कीजिए जल्दी से, बचपन वाला क्लास, जो केवल प्लांट खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपके पास पेंसिल है तो इसी डायग्राम में प्राइमरी कंज्यूमर के नीचे आप लिख लीजिए हार्बीवोरस, ताकि आपको पता चलता रहे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोरस होता है। ठीक है, जो कि घास को खाएगा, पेड़ पौधों को खाएगा। अगला बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा द स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर कम एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दिख रहा है, यहाँ पे आप बगल में पेंसिल से लिख लीजिए स्मॉल कार्निवोरस, यानी कि वैसे जानवर जो कि एनिमल को खाएंगे, प्लांट को नहीं खाएंगे, लेकिन वो कार्निवोरस कैसा होगा? स्मॉल होगा, मतलब कि छोटा जानवर होगा जो कि जानवरों को खाता है। कोई दिक्कत इसमें? इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझते जा रहे हैं कि आपके पास एक ये डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल के शेप का। फर्स्ट लेवल पे हमारा प्रोड्यूसर है जो कि अपना भोजन अपने से बनाएगा, यानी कि प्लांट है। प्लांट को खाने वाला हमारा कौन है? हार्बीवोरस है। वो हमारा हार्बीवोरस हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब इस हार्बीवोरस एनिमल को भी तो कोई खाएगा, वो कौन खाएगा? हमारा स्मॉल कार्निवोरस खाएगा, यानी कि वो जानवर खाएगा जो कि जानवरों को खाता तो है लेकिन छोटे लेवल पे। ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से भी जानेंगे या फिर स्मॉल कार्निवोरस के नाम से भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर द लार्ज कार्निवोरस और द टर्शियरी कंज्यूमर कम एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और जो सबसे भयंकर जानवर है हमारा, यानी कि लार्ज कार्निवोरस, यानी कि टाइगर, लायन, ये हमारा किस में लाई करेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में ये हमारा लाई करेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो हमने यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया है कि सी द डायग्राम ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक में आप एक बार देख लीजिए, वही हमारा ट्रायंगल के शेप का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वही हमारा ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है। तो ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के शेप का जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, इसमें फर्स्ट लेवल पे जो है वो आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट। उसके ऊपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोरस, जो कि प्लांट को खाएगा। उसके ऊपर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि स्मॉल कार्निवोरस, जो कि हार्बीवोरस को खा लेगा, नीचे वाले को। और सबसे ऊपर आपका है लार्ज कार्निवोरस, यानी कि सबसे भयंकर वो जानवर जो कि केवल और केवल एनिमल को ही खाता है। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये सब। उसी को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर के भी नाम से जानेंगे। तो क्या अभी आपको ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम पूरा समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा क्या आता है? प्रोड्यूसर, सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ पे टर्शियरी कंज्यूमर। और थोड़ा सा बोलना चाहे तो फर्स्ट पे प्रोड्यूसर, दूसरे पे हार्बीवोरस, तीसरे पे स्मॉल कार्निवोरस, चौथे पे लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे ना आपके एनसीईआरटी बुक में 10% लॉ का जिक्र तो नहीं है, खुल के जिक्र नहीं किया गया है, किया गया तो है लेकिन खुल के जिक्र नहीं किया गया है। और इससे सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, इसे याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि सर बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स, हाँ आता है, लेकिन उतना भयंकर नहीं, बड़ा सिंपल। अभी आपको एक एग्जांपल देंगे, न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने हम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब ये 10% लॉ क्या है, चलिए समझते हैं इसको क्या है। देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, only 10% of the energy entering a particular trophic level of food chain is available for transfer to the next higher trophic level। मतलब यहाँ पे ना आप ऐसे समझो, पहले लेवल पे हमारा कौन था, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। प्लांट को खाएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाएगा स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को खाएगा कौन, लार्ज कार्निवोरस। यानी कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को खा रहा है। तो क्या यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है ना कि जो एक दूसरे को खाएगा उसको मात्र, जिसको खा रहा है उससे 10% एनर्जी ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मान लीजिए कि प्लांट को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। हर्बीवोरस हमारा कौन, हिरन। प्लांट को खा रहा है हिरन, हिरन को मात्र कितना एनर्जी मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। अब हिरन को कौन खाएगा, स्मॉल कार्निवोरस। चलो शेर तो थोड़ा सा लंबा जानवर हो गया हमारा। स्मॉल कार्निवोरस का यदि एग्जाम्पल है तो चलो मान लेते हैं डॉग, एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ता, जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग, ठीक है। उसको फिर कौन खाएगा, अच्छा वाइल्ड डॉग ने जो खाया हिरन को, वाइल्ड डॉग को कितना एनर्जी मिला, उसको भी 10%, ठीक है। अब वाइल्ड डॉग को खाएगा कौन, शेर, शेर को भी कितना एनर्जी मिलेगा, 10%। इसी को हम लोग कहते हैं 10% लॉ, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो भी समझाने के लिए हमने केवल कहा आपको यहाँ पे, लेकिन इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, there is a gradual reduction in the amount of energy available as we go from producer level to the higher trophic level of food chain। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि एनर्जी जो मिल रहा है अगले वाले को वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको तो यहाँ पे पता है कि हाँ अगले वाले को 10% एनर्जी ही मिलेगा, लेकिन 10% एनर्जी हमारा धीरे धीरे ना कम होता कैसे चला जाएगा, ये आपको एक न्यूमेरिकल्स में भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो पॉइंट लिखा हुआ है आप इसको पढ़ते चलिए और वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, एग्जांपल देंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, वो भी देख लीजिए। द ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। देखो प्लांट पे यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर, इस पे हमारा 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि प्लांट जो अपना भोजन बनाएगा वो तो सनलाइट लेके बनाएगा, लेकिन प्लांट जो है ना सनलाइट मात्र 1% ही लेता है। तो बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि प्रोड्यूसर पे यानी कि फर्स्ट लेवल पे हमारा केवल 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता है, उसके बाद सभी पे 10% लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोड्यूसर जो हमारा है यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे यानी कि प्रोड्यूसर, इस पे हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये सनलाइट का मात्र 1% एनर्जी ही कैप्चर करता है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर द 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। लेकिन कौन से स्टेज पे, प्रोड्यूसर स्टेज पे, यानी कि प्रोड्यूसर स्टेज पे 10% लॉ आपका अप्लाई नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर के बाद हमारा कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस। तो जब हमारे प्लांट को कौन खा लेगा, हर्बीवोरस खा लेगा, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इनटू डाइजेशन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट एनर्जी गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या है, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हर के यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, हर जगह पे हमारा 10% लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन बस कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोड्यूसर लेवल पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सनलाइट मात्र 1% ही कैप्चर करता है। अब प्लांट ने अपना भोजन बना लिया पूरा, इसको कौन खा लिया, हर्बीवोरस खा लिया। अब हर्बीवोरस को कितना एनर्जी मिला, 10% एनर्जी मिला, किससे, प्लांट से। देखो प्लांट पे 10% लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मात्र 1% अपना एनर्जी ले रहा है, किससे, सन से। 1% से ही अपना पूरा भोजन बना ले रहा है। अब इस भोजन को खाएगा कौन, हर्बीवोरस खाएगा। तो हर्बीवोरस को कितना % एनर्जी मिलेगा प्लांट से, 10% मिल गया उसको। अब उस 10% एनर्जी का हर्बीवोरस क्या करेगा ना, अपने भोजन को पचाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब जो उसके पास बचा खुचा एनर्जी बच गया,
अब उस हार्बीवोरस को यदि कोई खाएगा, कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस, उसको कितना मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा। अब उसको भी कोई खाएगा तो अगले वाले को 10% मिल जाएगा। यही हमारा 10% लॉ है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब चीज। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन बाय द हार्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost in the environment. Some amount of energy goes into digestion, some amount of energy in doing work, and the rest energy goes towards the growth and reproduction. तो जब प्लांट को हार्बीवोरस खाएगा तो हार्बीवोरस को एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी वो ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा, डेवलपमेंट में करेगा, रिप्रोडक्शन में करेगा, इस तरीके से वो करेगा। तो उसके पास बचा खुचा के वो फिर भी कितना बचा लेगा? अपने पास 10% एनर्जी बचा लेगा। और जब उसको स्मॉल कार्निवोरस खाएगा, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर वाला खाएगा, तो उसको भी 10% एनर्जी मिलेगा। फिर इसको भी कोई खाएगा, उसको भी 10% एनर्जी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An average of 10% energy is remain into its own body and made available for the next level of consumer. तो हर्बीवोरस जितना भी काम करना है वो करेगा अपना, और काम करने के बाद फिर भी ये अपना 10% एनर्जी अपने पास बचा लेगा, ताकि जब कोई इसको ऊपर वाला इसको खाएगा कोई, तो ऊपर वाले को भी कितना मिल सके? एनर्जी 10% मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल, और ये जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ये प्रोसेस आपका लगातार कंटिन्यू होता चलेगा, ठीक है। आगे अभी फिलहाल ना आप 10% लॉ में ये सब पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि समझाएंगे तो पूरा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। अब एनर्जी फ्लो डायग्राम जो आपके पास है, ये वाला कहाँ गया? ये वाला डायग्राम पेज आपका फिगर है 15.4 पुराने बल्ले बुक के अकॉर्डिंग। ये वाला जो आपके पास है, ऊपर में टॉप कार्निवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, उसके बाद हार्बीवोरस, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर सनलाइट। ये वाला भी डायग्राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे? देखो, प्रोड्यूसर क्या लिया? सनलाइट। प्रोड्यूसर अपना क्या बनाएगा? भोजन बना लेगा। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस को कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस। यहाँ पे केवल कार्निवोरस लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल कार्निवोरस लिख सकते हैं। स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाएगा? लार्ज कार्निवोरस या फिर टॉप कार्निवोरस। इस तरीके से हमारा चलेगा। ये जो आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम है, यानी कि एक को दूसरा खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है, फिर उसको दूसरा खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है। इससे ना हमारा दो चीज बड़ा साफ क्लियर हो जाता है। क्या क्या? देखो, फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। पहला यह है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। क्या ऐसा है क्या? जैसे सनलाइट से एनर्जी मिल गया प्लांट को, प्लांट से एनर्जी मिल गया हार्बीवोरस को, हार्बीवोरस से एनर्जी मिल गया कार्निवोरस को, स्मॉल कार्निवोरस को, स्मॉल कार्निवोरस से एनर्जी मिल गया टॉप कार्निवोरस यानी कि लार्ज कार्निवोरस को। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो तो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि लार्ज कार्निवोरस का यानी कि टॉप कार्निवोरस का एनर्जी प्लांट के पास आके मिल गया? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, रिवर्स तो नहीं आ रहा है एनर्जी हमारा। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो डायग्राम यानी कि इस वाले डायग्राम में पहला चीज हमको ये क्लियर हो गया कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में आपका एनर्जी जो है वो फ्लो कर रहा है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर। क्योंकि प्लांट को कोई खाएगा हार्बीवोरस, हार्बीवोरस को स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस को लार्ज कार्निवोरस यानी कि टॉप कार्निवोरस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर। ये पहला चीज हमारा क्लियर हुआ। दूसरा चीज, सेकेंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। तो दूसरा चीज हमको यहाँ पे ये साफ हो गया कि अगले वाले को कितना एनर्जी मिलेगा? अगले वाले को पहले वाले का 10%। बस यही हमारा दो चीज इसमें से क्लियर हो जाता है। तो नोट यहाँ पे हमने लिखा है कि सी दी एनर्जी फ्लो डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम है एनर्जी फ्लो का, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो आपका पहला वाला डायग्राम था ना, ये वाला, ये आपका फूड चेन का था। यहाँ पे प्लांट को डियर खा रहा है, फिर डियर को टाइगर खा लेगा। उसी प्रकार से इस प्लांट पे मधुमक्खी, मधुमक्खी को मेढक, मेढक को सांप, सांप को ऊपर में आपका जो ईगल है वो खा लेगा। उसके बाद फिर इसी प्रकार से ये केकड़ा है, फिर से मछली है, मछली के बाद फिर आपका ये है। इस तरीके से आपका ये फूड चेन है, ठीक है। ये वाला आपका भी डायग्राम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ये आपका ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम था, ये भी कंप्लीट हुआ। और ये वाला डायग्राम आपका फूड वेव का है, तो इसको हम लोग अपने आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनर्जी फ्लो का डायग्राम था, ये वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन देते हैं 10% लॉ से, अब आपको तुरंत समझ में आएगा
कि आखिर 10% लॉ हमारा क्या था। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम दिस सन। चलिए, अच्छा एनर्जी का SI यूनिट क्या होता था, याद कीजिए अपना क्लास नाइन्थ में आपने एनर्जी का SI यूनिट पढ़ा था जूल, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे है कि अब आपके पास ना यहाँ पे एक सवाल है, क्या सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। आपके पास यहाँ पे एक फूड चेन है, प्लांट, डियर और लायन, यानी कि प्लांट अपना भोजन बनाया, उस भोजन को कौन खा लिया, डियर, डियर को कौन खा लिया, लायन। तो बताइए कि आखिर लास्ट में लायन के पास कितना एनर्जी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और यहीं पे हम लगाएंगे 10% लॉ। देखिए इसका आंसर क्या लिखाएगा, समझिएगा ध्यान से, यहीं पे आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएगा। वी नो दैट प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यहाँ पे जो आपने पॉइंट पढ़ा था ना 10% लॉ में, ये कुछ पॉइंट आपने जो पढ़ा था, इसी सारे पॉइंट का आपको अभी पूरा निचोड़ इस न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए, वी नो दैट प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। यहाँ पे हमने अभी तुरंत आपको बताया था 10% लॉ में कि प्लांट सनलाइट का केवल कितना % एनर्जी इस्तेमाल करता है, बताइए, 1%, यानी कि प्लांट सनलाइट कितना लेगा, मात्र 1% लेगा। उसी 1% सनलाइट से वो अपना भोजन पूरी तरीके से बना लेगा, पहला बात। दूसरा बात, आगे बढ़ते हैं। सो 1%, देखो यहां पे ना आप ऐसे समझो, टोटल प्लांट के पास कितना एनर्जी है, 20,000 जूल। अब वो सनलाइट से कितना ले रहा है, मात्र 1%, ठीक है। ऐसे समझो प्लांट के पास, अब आपको यहां पे ऐसे समझो, थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। प्लांट के पास अभी फिलहाल कितना एनर्जी है, 20,000 जूल। अब आपको यहां पे ये मालूम है कि प्लांट के पास 20,000 जूल तो एनर्जी है पहले से, लेकिन ये सनलाइट केवल कितना लेगा, 1%। तो अब आप 20,000 जूल का 1% निकालो, यानी कि 1% ऑफ 20,000 कितना आएगा, चलो देखते हैं। सो 1% ऑफ 20,000 इज 200 जूल। ये मैथ का कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेंगे, यानी कि 1/100 इंटू 20,000 आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 200 जूल आपके पास आएगा। तो अब 1% हमारा 20,000 जूल का कितना हो गया, 200 जूल हो गया। इट मीन्स दैट प्लांट्स हैव एक्चुअली 200 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दैम एज फूड एनर्जी। 10% लॉ विल नॉट अप्लाई एट दिस स्टेज। और हमने क्या कहा था कि प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि प्लांट के पास हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां से अब आपको मालूम चल गया कि प्लांट के पास 20,000 जूल एनर्जी पहले से था और वो सनलाइट मात्र 1% कैप्चर करता है। तो अब आप 20,000 का 1% निकालो, कितना होगा, 1/100 इंटू 20,000 आप करेंगे तो आपके पास 200 जूल आएगा। इट मीन्स एक्चुअली में प्लांट के पास कितना जूल एनर्जी है, हकीकत में 200 जूल है। तो अब अगला वाला यदि प्लांट को कोई खाएगा तो अगले वाले को कितना एनर्जी मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, 200 जूल, क्योंकि अब उसके पास कितना एक्चुअली में जूल है, कितना एनर्जी है टोटल एक्चुअली में, 200। अब आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स आर ईटन अप बाय डियर। अब उसी प्लांट को कौन खा लिया, डियर खा लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 200 जूल इज 20 जूल। अब देखो यहाँ पे प्लांट के पास एक्चुअली में अभी आप फिलहाल 200 जूल एनर्जी है। अब इसी प्लांट को यदि खाएगा हमारा डियर, तो डियर के पास कितना % एनर्जी जाएगा, मात्र 10%। तो अब आप 200 का 10% निकालो, कितना आएगा, 20 जूल आएगा। इट मीन्स दैट 20 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन डियर एज फूड। तो डियर को, यानी कि डियर जब प्लांट को खाएगा तो डियर को एक्चुअली में कितना एनर्जी मिलेगा, मात्र 20 जूल का मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब इस डियर को कौन खाएगा, फूड चेन के अकॉर्डिंग लायन खाएगा। तो अब लायन को कितना मिलेगा, देखो, द डियर इज ईटन अप बाय लायन। नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, 10% ऑफ 20 जूल इज 2 जूल।
अब यहाँ पे भी तो हमारा 10% लॉ अप्लाई होगा। तो अभी डियर के पास कितना एनर्जी था, 20 जूल था। अब 20 जूल का आप 10% निकालो, कितना निकलेगा आपके पास, 2 जूल। इट मीन्स दैट 2 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल इन लायन एज फूड एनर्जी। तो यहाँ पे लायन के पास एक्चुअली में कितना एनर्जी मिलेगा उसको, मात्र 2 जूल का एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आई है। तो यही हमारा फूड, यानी कि यही हमारा क्या कहते हैं इसको, फूड 10% लॉ का आपका न्यूमेरिकल्स था। तो यहाँ पे आपको ना बस ध्यान में ये रखना है कि पहली बार यानी कि प्लांट के पास 10% लॉ ऑफ एनर्जी हमारा अप्लाई नहीं होता है, उसके बाद हर बार हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे आप याद रखिएगा कि प्लांट के पास 20,000 जूल था, लेकिन ये तो मात्र 1% ही एनर्जी कैप्चर करता है। तो 20,000 का आप 1% निकालोगे तो एक्चुअली में प्लांट के पास कितना एनर्जी है, 200। तो अब प्लांट को खाएगा कौन, डियर। तो डियर को कितना मिलेगा, इसी 200 जूल का 10% मिलेगा ना। इट मीन्स डियर को एक्चुअली में मिलेगा कितना, 20 जूल। अब डियर को कौन खाएगा, लायन। तो लायन को जो एनर्जी मिलेगा 20 जूल का ही 10% मिलेगा, क्योंकि डियर के पास फिलहाल कितना है, 20 जूल ही है। तो लायन को हमारा 10% मिलेगा किसका, 20 जूल का। इट मीन्स लायन को एक्चुअली में 2 जूल एनर्जी ही मिलने वाला है। यही है हमारा 10% लॉ का न्यूमेरिकल, इसी प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ पे ना आपने 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला बात ये कि प्लांट में 10% लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये सारा पॉइंट हमने यहीं पे लिख दिया है। आप इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे ना, इस बार इसको दोबारा पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को आप दोबारा एनालाइज कीजिए, सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं फूड वेव के बारे में। फूड वेव क्या होता है, चलिए फूड वेव का डायग्राम आपके सामने हम लेकर आते हैं। ये वाला डायग्राम आपका फूड वेव है। पहले इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखो फूड वेव को ना याद रखना बड़ा सिंपल है। बहुत सारे फूड चेन यदि आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे फूड वेव। मतलब कि आपके पास ना बहुत सारा फूड चेन है, वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि हर एक जानवर को कोई और खा रहा है, कोई किसी और को खा रहा है, कोई किसी और को खा रहा है। इस प्रकार के फूड चेन यदि आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसको हम लोग फूड वेव कहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से इस डायग्राम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस डायग्राम में एक जानवर को कोई और भी खा रहा है, तो कोई और भी खा रहा है, कोई और खा रहा है तो कोई और खा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं फूड वेव। यानी कि इसमें आपका जो फूड चेन है बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही हमारा फूड वेव कहलाता है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन अ फूड वेव ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फूड वेव में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहा होता है। लेकिन क्या फूड चेन में ऐसा होता है, नहीं। फूड चेन में इसको ये खाएगा तो उसको वो खाएगा तो उसको वो खाएगा, एकदम लाइन से चलता है फूड चेन में। लेकिन फूड वेव में क्या होता है, एक ही चीज़ को 4-5 जानवर खा सकता है। ये हमारा किस में होगा, फूड वेव में होगा। और फूड वेव में ना 2 ही चीज़ आप याद रखिएगा। पहला ये कि बहुत सारे फूड चेन यदि आपस में कनेक्टेड हो, वो हमारा फूड वेव कहलाता है, पहला बात। दूसरा बात, फूड वेव में एक ही जानवर को बहुत सारे जानवर खा रहे होते हैं, यानी कि एक जानवर को बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं, इसी को हम लोग फूड वेव कहते हैं। और इसमें कोई फूड वेव में खास बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स at each tropic level of a food chain is called biological magnification। अच्छा याद कीजिए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा कौन होगा, प्लांट। उसके बाद हार्बिवोरस, उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस, उसके बाद लार्ज कार्निवोरस। तो यहाँ पे एक बात बताइए, तो सबसे पहला हमारा प्लांट है, प्रोड्यूसर लेवल पे प्लांट है। तो प्लांट को जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ना पेस्टिसाइड भी देते हैं। तो वो पेस्टिसाइड किस में चला गया, प्लांट में चला गया। अब पेस्टिसाइड है क्या, ये केमिकल है। यानी कि हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल पे हमारा है प्लांट, ठीक है। प्लांट में कीड़े मकोड़े पड़ने की वजह से हम उसमें लगाते हैं पेस्टिसाइड, छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का। और पेस्टिसाइड एक्चुअली में केमिकल है, जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है। तो वो पेस्टिसाइड किस में चला गया,
प्लांट में चला गया। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? हर्बीवोरस खाएगा। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? हर्बीवोरस में। अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा? स्मॉल कार्निवोरस। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? स्मॉल कार्निवोरस में। अब स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाएगा? लार्ज कार्निवोरस। तो वो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गया? लार्ज कार्निवोरस में। इट मीन्स यहाँ पे केमिकल भी हमारा फूड के साथ ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अब आप खुद समझो ना, यदि प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा, उसको फूड एनर्जी तो मिल ही गया, साथ ही साथ उसके बॉडी में और क्या चला गया? केमिकल चला गया, यानी कि पेस्टिसाइड चला गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification। मतलब कि प्लांट में कीड़े को मारने के लिए हमने दिया पेस्टिसाइड, अब उस प्लांट को खाएगा कौन? हर्बीवोरस, उसके बॉडी में भी पेस्टिसाइड चला गया। हर्बीवोरस को खाएगा स्मॉल कार्निवोरस, उसके बॉडी में भी हर्बीवोरस और पेस्टिसाइड चला गया। अब स्मॉल कार्निवोरस को खाएगा लार्ज कार्निवोरस, उसके बॉडी में भी हमारा पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल चला गया। यानी कि यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस का भी लेवल टू लेवल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। यही हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीटली खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। यानी कि ये टॉपिक भी अपने आप में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी कि टॉपिक ही आपका एक क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये टॉपिक आपसे बोल रहा है कि हमारा जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में काम करते हैं, उस कुछ हरकतों के वजह से हमारे कैसे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, यही हम लोग इसमें आज पता करने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा यही था, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंजेस द इन्वायरमेंट अराउंड अस। ये ना स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन ये है बहुत गहरा स्टेटमेंट, यानी कि बहुत गहरी बातों को कह रहा है। समझ में आया क्या क्या कह रहा है? पहले ना इसको आप ब्रेक करके पढ़ो। इसमें कहा गया है चेंजेस इन द अराउंड अफेक्ट अस, यानी कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट में बदलाव होता है वो किस पे असर डालता है? हमारे ऊपर। लेकिन एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस, लेकिन हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसको बदलता भी कौन है? हम ही लोग बदलते हैं। इट मीन्स यदि हम नुकसान पहुंचाएंगे इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट भी हमको नुकसान पहुंचाएगा। इसका कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे क्या हो गया ना, मतलब वाइस वर्सा वाला, कि हाँ तुम हमको क्षति पहुंचाओगे तो हम भी तुमको क्षति पहुंचाएंगे, वही बात इसमें है। बल्कि इन्वायरमेंट तो और गंदे तरीके से हमसे मतलब रिवेंज लेता है वो। आप इन्वायरमेंट को कितना भी नुकसान पहुंचाओ, इन्वायरमेंट आराम से वो सह लेगा, ठीक है। लेकिन जब इन्वायरमेंट आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा ना, तो फिर आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है जब हमारा ये अर्थक्वेक हो गया, ये सब जब आता है तो कितना भयंकर तबाह होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि आप हमको बर्बाद करोगे तो हम भी आपको बर्बाद करेंगे, वही बात इसमें कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ना आपको ओजोन लेयर के बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है, एकदम ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गहराई से पढ़ लेते हैं, क्या है तरह है, देखिए ध्यान से। ओजोन पहले होता क्या है ये देखिए। ओजोन मतलब O3, ठीक है। अच्छा, O2 मतलब ऑक्सीजन, तो O3 मतलब ओजोन। ओजोन यानी कि O3 इज अ मोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा आप ऐसे समझो कि ऑक्सीजन के 3 एटम को आप आपस में कंबाइन करो और वो आपका क्या बनेगा? O3 बनेगा, और यही आपका क्या है? ओजोन है, ठीक है। और इसी का जब हमारा एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है, तो उसी को हम लोग ओजोन लेयर कह देते हैं। इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ओजोन क्या होता है? सिंपल सा, ऑक्सीजन का कितना एटम? 3 एटम, O3 यानी कि ओजोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन ना एक बहुत ही खतरनाक गैस होता है। ये ओजोन क्या एक गैस है, और ये बहुत ही खतरनाक, यानी कि बहुत ही इतना खतरनाक ये है कि इस ओजोन गैस से इंसान का मौत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ बेनिफिट भी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। ओजोन इतना खतरनाक गैस है कि हमारा जान भी ले सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी
ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम करता है। अब वो काम क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। यानी कि ओजोन इतना खतरनाक गैस है कि हमारा जान ले सकता है, इसके बावजूद भी हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो भी कहाँ पे ये आपको मिलेगा? अक्सर एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि बहुत ऊपर आसमान में, आसमान के ऊपर बहुत ऊपर। मतलब आगे बढ़ते हैं, ये करता क्या है पहले आप इसको ऐसे समझो। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। देखिए सन जब, मतलब कि सन से जब लाइट हमारे पास आता है ना, आप इसको ऐसे समझिए, हमारा पृथ्वी है, आप अपने माइंड में लाओ हमारा पृथ्वी एकदम गोल है, उसके ऊपर ना एक चादर के तरह हमारे पृथ्वी को ढका हुआ है। वो कौन है? हमारा ओजोन लेयर है। यानी कि जो ओजोन है आपका O3, ये ना बहुत दूर तक फैला हुआ है और ये एक चादर के तरह, एक लेयर के तरह, एक परत के तरह है, और ये चारों तरफ से हमारे पृथ्वी को ढके हुए हैं। ठीक है, अब चूंकि पृथ्वी के ऊपर ये चारों तरफ से एकदम चादर के तरह ओजोन हमारा ढका हुआ है, ढक लिया है इसको, ठीक है, अच्छी बात है। अब जब हमारे पृथ्वी पे सनलाइट पड़ता है ना, तो केवल हमारे पृथ्वी पे सनलाइट नहीं पड़ता है, बल्कि सनलाइट के साथ साथ हमारा एक बहुत ही खतरनाक रेडिएशन भी आ रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, और यदि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे शरीर पे पड़ गया तो हमारे शरीर को जला के रख देगा। यानी कि इससे हमारे खास करके इंसानों में ना स्किन कैंसर बढ़ता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के वजह से स्किन कैंसर बढ़ता है। अच्छा, आजकल ना स्किन कैंसर का पेशेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद हो रहा है। अब जब ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, इसका मतलब हमारा सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे आएगा, और जब वो सनलाइट डायरेक्टली आएगा हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो हमारे स्किन कैंसर होना एकदम होना ही है। लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट फिर करता क्या है, सॉरी ये ओजोन लेयर फिर करता क्या है? ओजोन लेयर करता ये है ना कि सनलाइट में जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं उसको पृथ्वी पे आने ही नहीं देता है, उसको वापस एटमॉस्फेयर में ही भेज देता है। इससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि डायरेक्टली यदि सनलाइट हमारे पास आ जाए बिना ओजोन लेयर के, मतलब कि ओजोन लेयर कुछ देर के लिए आप मान लो है ही नहीं, और डायरेक्टली सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ रहा है, मालूम है कुछ दिन के अंदर ही आप शिकार हो जाएंगे स्किन कैंसर का, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हमारे पास डायरेक्टली सनलाइट ना आए, यानी कि अल्ट्रा वायलेट हमारे बॉडी पे ना पड़े, इसके लिए सबसे बेहतर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ओजोन लेयर। ओजोन क्या करता है? हमारे धरती के चारों तरफ फैला हुआ ये लेयर के तरफ, परत के तरफ, यानी कि चादर के तरफ, ये जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे धरती पे आते हैं, आने से पहले ही उसको बाउंस बैक कर देता है। तो क्या हमारे पृथ्वी पे ओजोन लेयर के होने के वजह से क्या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद हो रहा है, होल हो रहा है। अब जब होल हो रहा है तो क्या हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाउंस बैक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो वो हमारे स्किन पे आएगा। इसीलिए आपको आज हॉस्पिटलों में स्किन कैंसर का पेशेंट बहुत देखने को मिलता है। स्किन कैंसर में होता क्या है ना, बेसिकली आपका जो शरीर है ना वो एकदम बिल्कुल वाइट हो जाता है, चित्ता चित्ता टाइप का। आपने इससे इंसान देखे भी होंगे आपने, वही हमारा स्किन कैंसर का पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक, मतलब कि मोटा मोटी यदि हम आपको ओजोन लेयर का फंक्शन बताना चाहें तो वो ये है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर की तरह यह फैला हुआ है, जो कि सनलाइट से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमारे पृथ्वी में एंटर करने नहीं देता है, घुसने नहीं देता है, ये उसको बाउंस बैक कर देता है। यदि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ेगा तो हमको स्किन कैंसर हो जाएगा, और स्किन कैंसर हमारे बॉडी में ना हो इसके लिए कौन काम कर रहा है? ओजोन लेयर काम कर रहा है। ये सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बाउंस बैक कर दे रहा है। लेकिन आज के समय में हम लोग अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाउंस बैक नहीं हो पा रहा है, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आके पड़ रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को स्किन कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। अब किसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। उसके बाद वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो ये अर्थ पे नहीं आने देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। आगे बढ़ते हैं। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैव एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। सोचो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इतना खतरनाक असर है कि प्लांट को भी नहीं छोड़ता है, प्लांट को जला के रख देगा, खत्म कर देगा पूरा।
एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, हर किसी पे इसका गंदा असर पड़ता है। किसका? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। वही बात है जो हमने कहा आपको कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगा और वो हमारे स्किन पे पड़ेगा, तो ये हमारे इंसान में खास करके स्किन कैंसर का प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। ठीक है, तो क्या हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली पृथ्वी पे आने देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। ऐसा यदि हो गया ना तो हर इंसान, हर घर में आपको स्किन कैंसर का पेशेंट मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे ना आए, इसके लिए आपको मजबूत क्या करना पड़ेगा? अपने ओजोन लेयर को। ठीक है, अब उसको मजबूत कैसे करेंगे ये भी हम लोग इसमें आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे ना 1 2 3 इसमें स्टेटमेंट लिखे गए हैं, 3 पॉइंट लिखे गए हैं। इन तीनों पॉइंट को ना एकदम बिल्कुल आराम से आपके यहाँ पे दर्शाया गया है कुछ रिएक्शन को दिखाकर। आप इसको आराम से समझ जाएंगे क्या है। देखो, एक बार पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद आप इसको दोबारा पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। ओजोन लेयर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ओजोन लेयर कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे, यानी कि ऊपर में जो है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि किसका प्रोडक्ट है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, तभी जाके हमारा O और O बनेगा। ये भी कैसे हो रहा है सबसे बताएंगे, अभी पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट सम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम यानी कि O। These free oxygen atoms then combine with the molecule of oxygen यानी कि O2 to form ozone। अब मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब आप इसको ऐसे समझो। चलिए, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है ना, इसी रिएक्शन से आप ये तीनों पॉइंट आराम से समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, तो मतलब ये ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे यानी कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे तो है ही, ऊपर आसमान में भी है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे हमारा क्या पड़ रहा है? यूवी पड़ रहा है। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, यूवी का मतलब यहाँ पे क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रहा है। तो ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही पड़ा, उन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को 2 अलग अलग एटम में बांट दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 है। तो जैसे इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराया, वैसे ऑक्सीजन हमारा 2 अलग हिस्सों में टूट गया। ठीक है, अब ये जो हमारा 2 अलग अलग हिस्सा टूटा है, इसमें से एक हिस्सा किससे जाके मिल जाएगा? दोबारा ऑक्सीजन से मिल जाएगा, यानी कि O2 से मिल जाएगा। तो बताइए, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम और यहाँ पे 2 एटम, कितने हो गए? 3 एटम। तो अब क्या बनेगा हमारा? ओजोन। यही इसी तरीके से हमारे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और अब आप यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को आप आराम से पढ़ेंगे तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया था कि ऑक्सीजन के ऊपर जब हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराता है आके, तो हमारे ये ऑक्सीजन को 2 अलग अलग एटम में ब्रेक कर देता है। अब ये जो 2 अलग अलग ऑक्सीजन का हमारा एटम हुआ, इसमें से एक जाके दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। अब हमारा बन गया ये O3। तो इसी तरीके से हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s। अब 1980 के आसपास ऐसा देखा गया कि ओजोन का जो मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। अच्छा, इन्वायरमेंट में ओजोन का कम होने का मतलब है ओजोन लेयर में क्या होना? छेद होना। अब आप ऐसे समझो ना, ओजोन लेयर यदि कम है, इसका मतलब कि ओजोन लेयर में क्या होने वाला है? छेद होने वाला है, होल होने वाला है। तो 1980 के आसपास ऐसा देखा गया, जो हमारे इन्वायरमेंट के बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने ऐसा देखा कि इन्वायरमेंट में ओजोन का जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये एक खतरे का निशान था। अब आगे क्या हुआ देखो। ड्यू टू विच द ओजोन लेयर इज बिकमिंग थिनर एंड थिनर डे बाई डे। अब इन्वायरमेंट में ओजोन का मात्रा धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब है कि ओजोन लेयर हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। और किसी भी यदि कोई भी चीज़ पतला होता है तो उसको ना छेद करना उसमें बड़ा आसान हो जाता है ना। तो अब ओजोन लेयर हमारा धीरे धीरे पतला हो रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर क्या हुआ। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे सवाल है कि सर ओजोन लेयर दिन पर दिन पतला क्यों हो रहा था 1980 के आसपास?
अब ये पतला इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोग ना अपने एवरीडे लाइफ में एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं CFCs। CFCs लास्ट में छोटा सा S लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये केमिकल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए आप। Chlorofluorocarbons are the chemicals which are widely used in refrigerators, air conditioners, fire extinguishers and aerosol sprayer। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए आपको समझाते हैं। आप कभी भी अचानक जब फ्रिज खोलते हैं तो उसमें से ना एक धुआं निकलता है बाहर, जो कि आपको ठंडेपन का महसूस कराता है। वो जो धुआं निकल रहा है ना, एक्चुअली वो धुआं नहीं है, वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता है। तो वो जो है ना, वो गायब होके कहाँ जाएगा, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को तो वो मिल गया, अब वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, आपके ओजोन लेयर के पास जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपका ये हुआ। दूसरा, जब आप रेफ्रिजरेटर के बाद हो गया एग्जाम्पल आपका एयर कंडीशनर का, यानी कि जब आप AC को ऑन करते हो, आप कभी AC को गौर करना, उसमें से भी ना व्हाइट कलर का धुआं निकलता है बाहर, और वो धुआं आपको बेसिकली ना ठंडेपन का एहसास कराता है। वो भी क्या, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, जो कि आपको ठंडेपन का महसूस करवा रहा है, एहसास करवा रहा है। अगला आपका फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जब आग बुझाने वाला जो हमारा वो सिलेंडर आता है, उसमें से भी गैस निकलता है हमारा, वो गैस भी कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। वो भी आपका क्या है, वही CFC केमिकल है आपका। इसका जो सबसे और एग्जाम्पल है आपका एरोसोल स्प्रेयर। अच्छा, आप कभी भी ना बर्थडे पार्टी में आप ना वो एक स्प्रेयर, मतलब ये आप यूज करते हैं बर्थडे पार्टी में, जो छोटा सा डब्बे में होता है, आप उसको ऐसे लगाते हैं तो हाँ, वाइट फॉर्म वाला जो निकलता है बाहर, वो भी आपका क्या है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये सबका सब आप कुछ देर के बाद देखते होंगे अपने आप गायब हो जाता है, हाँ या ना, यानी कि कुछ देर के बाद ही अपने आप गायब हो जाता है। तो ये ऐसा एक लौता केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके वजह से आपका ओजोन लेयर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, ठीक है। और पतला होने का मतलब है कि आपके ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि जब ओजोन लेयर में छेद होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक नहीं पाएगा, और वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारे स्किन पे आके पड़ेगा, और हमको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, और बहुत सारे प्लांट तो ऐसे सूखे मर जाएंगे, ठीक है। अगला, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि क्या एक रेडिएशन है, बहुत खतरनाक होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब मालूम चला कि हमारा ओजोन लेयर क्यों खराब हो रहा था 1980 के आसपास, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे केमिकल जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, एक बात जरा सोचिए, 1980 में हम लोगों के पास समस्या आ गया ओजोन लेयर का। उस समय तो उतना फ्रिज भी नहीं था, उस समय पे उतना AC भी नहीं था, उस समय पे इतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं था। आज हम लोग जी रहे हैं 2023 में, तो सोचो आज हमारे ओजोन लेयर पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि आज लगभग शहर में लगभग बहुत सारे घर में AC है, फ्रिज तो लगभग 90% घरों में है ना, और बर्थडे पार्टी तो हर दिन किसी ना किसी का हो ही रहा है, तो वो वाइट वाला फॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो आज के समय में सोचो ओजोन लेयर कितना मतलब गंदे तरीके से खराब हो रहा है, और यही समस्या है कि ओजोन लेयर में दिन प्रतिदिन छेद हो रहा है, और लोगों का जो स्किन कैंसर का समस्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में आप जाकर डॉक्टर से पूछो कि स्किन कैंसर घट रहा है या बढ़ रहा है, आपको बोलेंगे धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है, और ये आगे बढ़ेगा भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग लगातार CFC इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को ना ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स released into the air react with ozone and destroy it gradually। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा इन्वायरमेंट में जाके रिएक्ट करता है, और वो धीरे धीरे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कोई दिक्कत इसमें, और ओजोन लेयर खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है। और आज के समय में जो हम लोग कहते हैं ना कि धूप में बैठो विटामिन D मिलेगा, बिल्कुल विटामिन D मिलता है, लेकिन आज के समय में ना धूप में बैठना एक तरीके से सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि आप धूप में जितना निकलोगे उतना आपको स्किन कैंसर का समस्या ज़्यादा है, क्योंकि ओजोन लेयर में लगातार छेद हो रहे हैं, होल हो रहे हैं उसमें। तो आपके ऊपर जो धूप पड़ रहा है ना, उसमें आप ये मान के चलिए कि 90% आपको प्योर सनलाइट मिल रहा है, तो 5% आपको रेडिएशन मिल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और उसका असर आपको एक दिन बाद में पता चलेगा जब आपको स्किन कैंसर का समस्या होगा। लेकिन फिर भी आज भी हम ये कह सकते हैं
कि ओजोन लेयर खराब तो हो ही रहा है, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि 95-97% हमारा सनलाइट आज भी प्योर है। उसमें कुछ मात्रा में क्या है, रेडिएशन है, और उससे हमारे बॉडी को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लगातार यदि आप धूप में बैठेंगे लंबे समय तक, तो कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि आपको समस्या हो गया किसका, स्किन कैंसर का। तो ज़्यादा भी धूप में नहीं बैठना चाहिए। सुबह सुबह का जो धूप होता है ना, जैसे सन जब राइज होता है उस समय का ठीक ठाक है, उस समय पे आपके लिए ठीक है। लेकिन आप लगातार 2-3 घंटा बैठे हुए धूप में, ये आपके लिए हानिकारक है। धूप में बैठना चाहिए, अच्छी बात है, विटामिन डी आपको मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं। 15 मिनट 20 मिनट बहुत है, इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आज के समय में धूप में बैठना भी एक गंभीर समस्या आपको दे सकता है। ठीक है, और रीजन क्या है, स्किन कैंसर। आगे बढ़ा जाए। ड्यू टू दिस the ozone layer at the higher levels of the atmosphere has become thinner, allowing more ultraviolet radiation to pass through it to the earth। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ओजोन लेयर पतला हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहाँ पे रोक नहीं पा रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को स्किन कैंसर का समस्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन 1987 एन अटेम्प्ट वाज डन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। अब 1980 में क्या देखा गया, ओजोन लेयर हमारा खराब हो रहा है। अब 1987 में यानी कि 1987 में, उसके 7 साल बाद एक प्रयास किया ये गया कि ओजोन लेयर को बचाया जाए, क्योंकि ओजोन लेयर बचेगा तभी जाके हम लोगों का स्किन कैंसर का समस्या खत्म हो पाएगा। तो 1987 में ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक कदम उठाया गया। अब वो कदम क्या उठाया गया उसके बारे में भी देख लो। द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP succeeded in building an agreement among its member countries to hold CFC's production at 1986 levels। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। यूनाइटेड नेशन में यानी कि अमेरिका में एक मीटिंग हुआ, अलग अलग कंट्री के जो हेड थे, यानी कि अलग अलग कंट्री के, जैसे हमारे कंट्री का हेड कौन है फिलहाल, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अलग अलग कंट्री के हेड को बुलाया गया, कहाँ पे, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में बुलाया गया, यानी कि अमेरिका में बुलाया गया, और वहाँ पे ना एक मीटिंग हुआ। उस प्रोग्राम, बेसिकली एक प्रोग्राम चलाया गया, उस प्रोग्राम का क्या नाम रखा गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रखा गया, शॉर्ट में इसको हम लोग UNEP कहते हैं। और वहाँ पे ना सभी कंट्री के हेड ने मिल के एक समझौता ये किया कि हम लोगों को अपने अपने कंट्री में CFC केमिकल के प्रोडक्शन पे क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। किस लेवल पे, 1986 लेवल पे, यानी कि 1986 में जितने CFC हमारे प्रोड्यूस हुए हैं उतना ही पे उसको बरकरार रखा जाए, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाए। कोई दिक्कत इसमें? तो ये एक अच्छा उस समय पे एग्रीमेंट किया गया। हालांकि ये चीज़ ना आज गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आज हमारे कंट्री में CFC अंधाधुंध प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर घर में फ्रिज लग रहे हैं, AC लग रहे हैं, और इससे हमारा ओजोन लेयर लगातार खराब हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा ओजोन लेयर वाला कंप्लीट हुआ। तो ओजोन लेयर में अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो कंप्लीट यहाँ पे हमने इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अगले वाले क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर लेंगे, एक छोटा सा हमारा बच रहा है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी कि हम लोग जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो कचरा हम लोग फैलाते हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग कम कर सकते हैं, इसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को यदि आप NCERT बुक में देखेंगे ना, तो बहुत ही छोटे में बता के इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस बुक का मदद लेके आपके लिए कंप्लीट नोट्स यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। NCERT में ना बहुत कम लिखा गया, उससे काम आपका नहीं चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लिख दिए हैं, इसको आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो गार्बेज का डेफिनेशन क्या होता है ये आप देखो। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, यानी कि आप अपने घरों में जो कचरा जनरेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कचरा कहते हैं। आगे, एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ गार्बेज डेली, सही बात है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि भारत में लगभग 140 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन है, इतना के आसपास है, और इतने सारे हमारे घर हैं, तो हर घर में लगभग डेली कुछ ही मात्रा में सही, लेकिन कचरा तो जनरेट हो ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमने आपको दो प्रकार के सबस्टेंस पढ़ाए थे, याद कीजिए, बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। यानी कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए उतना हानिकारक
नहीं होता है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में दोनों प्रकार का कचरा जनरेट करते हैं, जो कि सड़ गल सकता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल हो गया, और जो हमारा सड़ गल नहीं सकता है वो हमारा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल बताइए जरा, क्या हो सकता है? प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या आपका आयरन्स, ये सब आपका क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल खीरा का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, आपके पेड़ का पत्ता, आपके पेड़ का टहनी, जड़, ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल है। तो दोनों प्रकार के कचरा हम लोग डेली जनरेट करते हैं। आगे, इफ द हाउस होल्ड गार्बेज इज नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली इट कैन पोल्यूट द इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि यदि हम लोग जो अपने घरों में कचरा जनरेट करते हैं, यदि इसको अच्छी तरीके से हम लोग डिस्पोज नहीं करेंगे, डिस्पोज करने का मतलब यदि हम लोग इसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या कर देगा? पोल्यूशन जनरेट कर देगा। और पोल्यूशन हमारा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, यानी कि ये हमारे हवा, पानी, मिट्टी सभी को गंदा कर सकता है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि कचरे को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये हम लोग आज देखते हैं आगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, तो हमारे पास कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग अपने कचरे को डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज का मतलब इसको हम मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? रिसाइकलिंग है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, उसके बाद इंसिनरेशन है, लैंडफिल है, और सीवेज ट्रीटमेंट है। अब इन पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपका समझ यहाँ पे आपको आ जाए और आप एग्जाम में इसको लिख सके। पहला है रिसाइकलिंग, यानी कि अपने कचरे को हम लोग रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, चले जानते हैं। दिस सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर्स, प्लास्टिक्स, मेटल एटसेट्रा आर रिसाइकल्ड। फॉर एग्जाम्पल, पेपर वेस्ट इज सेंट टू पेपर मिल्स वेयर इट इज रीप्रोसेस्ड टू मेक न्यू पेपर वंस अगेन। यानी कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये सब हमारे क्या है? सॉलिड वेस्ट है। यदि आप इसको रिसाइकल करना चाहते हैं तो आपको ये कहाँ पे भेजना पड़ेगा? जैसे पेपर को आप रिसाइकल करना चाहते हैं तो कहाँ भेजना पड़ेगा? पेपर मिल में। प्लास्टिक को आप रिसाइकल करना चाहते हैं, कहाँ भेजेंगे? प्लास्टिक के मिल में, यानी कि प्लास्टिक के इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आप भेजेंगे। मेटल को कहाँ पे भेजेंगे? मेटल के पास भेजेंगे। तो वहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसको दोबारा बनाया जाएगा। जैसे अच्छा ना एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे हम लोगों का कॉपी भर जाता है तो हम लोग इसको कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। कबाड़ी वाला क्या करता होगा इसका? बिल्कुल, कबाड़ी वाला हमसे सस्ते दामों में हमारा किताब, कॉपी, पेपर जो भी उसको खरीदता है, फिर इसको थोड़ा सा महंगे दामों में ये किसको बेच देता है? पेपर वाले फैक्ट्री को बेच देता है। पेपर वाला फैक्ट्री क्या करेगा? उसी पेपर को पिघला के नहीं, गला के फिर उसको दोबारा पेपर का रूप देगा, और दोबारा वही पेपर कॉपी के रूप में आपके मार्केट में आएगा। दोबारा फिर उसको आप महंगे दामों में जाके खरीद देते हैं। तो यही हमारा काम चलता रहता है। यही सेम चीज़ हमारा पेपर के साथ भी होता है, प्लास्टिक के साथ भी होता है, और मेटल के साथ भी होता है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी प्रकार से द ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रीमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल। और मान लीजिए आपका प्लास्टिक का आर्टिकल है, कोई प्लास्टिक वाला चीज़ है, आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? प्लास्टिक के फैक्ट्री के पास लेके जाएंगे। प्लास्टिक वाला फैक्ट्री क्या करेगा? इसको पिघलाएगा, फिर इसको नया रूप देकर नया आर्टिकल बना देगा। नया आर्टिकल मतलब नया कोई चीज़ बना देगा। तो ये हमारा क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? रिसाइकल, मतलब कि दोबारा इसको बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स आर सेंट टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रीमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल। तो मेटल को आप कहाँ लेके जाओगे? मेटल इंडस्ट्री के पास, जो कि उसको पिघलाएगा, गलाएगा, फिर उसको नया रूप देगा। तो यही हमारा है रिसाइकलिंग। तो चाहे आपका कोई भी हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, इसको अलग अलग फैक्ट्री के पास लेके जाओ जहाँ पे इसका काम होता है, वहाँ पे इसको रिसाइकल किया जाता है और फिर दोबारा ये आपके मार्केट में आता है और फिर उसी को जाके आप महंगे दामों में खरीदते हैं। तो ये हमारा रिसाइकलिंग हो गया पहला चीज़। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पोस्ट। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक लेफ्ट ओवर फूड, fruit and vegetable peels, leaves of plants, etc. can be converted into compost by burying in a pit, dug into ground and used as manure। मतलब ये हो गया कंपोस्ट का मतलब ना, आप यहाँ पे सिंपल सा समझो खाद। कंपोस्ट का मतलब सिंपल सा खाद, मतलब कि हम लोग अपने कचड़े से खाद बना सकते हैं, लेकिन वो कचड़ा कैसा होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जो कि सड़ सकता है, गल सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हम लोग बचा देते हैं अपना खाना, मतलब कि जो खाना हम लोग प्लेट में लेते हैं, पूरा नहीं खा पाते हैं, तो वो खाना हो गया हमारा
फल हो गया, सब्जी का यानी कि फल का छिलका, सब्जी का छिलका, बचा हुआ खाना, पत्ते, पेड़ का पत्ता हो गया, इन सभी को यदि हम लोग एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दें और उसको कुछ महीनों के बाद आप दोबारा निकालेंगे तो वो किसका काम करेगा? एक मैन्योर का काम करेगा। और मैन्योर का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी कि एकदम बिल्कुल ये नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब ये बिल्कुल आपका एक खाद का काम करेगा जिसमें केमिकल कितना है? 0। केमिकल कितना है? 0। ये कैसा खाद है आपका? एकदम बिल्कुल नेचुरल, मतलब इसमें खाद जरा सा भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कचड़े से खाद बना सकते हैं और यही हमारा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें आपको कैसा सब्सटेंस चाहिए? बायोडिग्रेडेबल। अब आप चाहेंगे कि सर हम ग्लास से, प्लास्टिक से भी खाद बना सकते हैं? नहीं, उससे आप नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा इंसिनरेशन। ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। द बर्निंग ऑफ अ सबस्टेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। अब इसमें क्या होता है ना, अच्छा एक बात और आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा। इंसिनरेशन रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इनटू एश। इंसिनरेशन इज कैरिड आउट इन एन इंसिनरेटर, अ काइंड ऑफ फर्नेस। देखो ये क्या होता है, आप कभी भी कचड़े को जब जलाते हैं उसका जो राख बचता है वो कचड़ा से ज़्यादा होता है या कम होता है? राख एस कम होता है। आप ना क्या करो, मतलब कि आप अपने गार्डन का कभी मौका मिले, आप अपने गार्डन में बहुत सारे पत्ते, टहनी, इन सबको इकट्ठा कर लो। आप पहले उसका साइज देख लो कितना है, यानी कि एक बहुत पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा छोटा सा। जलाने के बाद उसके आप राख को देखोगे तो बहुत कम राख बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कचड़े को जला के उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसके राख में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कचड़ा हमारा ज़्यादा होता है लेकिन उसका राख क्या होता है? कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कचड़े को कम करने के लिए उसको हम जला सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पे जब हम कचड़े को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, और धुआं भी तो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए कचरे को जलाने के लिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे इन्वायरमेंट में कचरा जमा किया और जला दिए, नहीं, उसके लिए एक डिवाइस आता है। वो डिवाइस कौन सा? आपका इंसिनरेटर। और ये कैसा होता है? आप एक फर्नेस के जैसा होता है। फर्नेस का मतलब भट्टी के जैसा होता है। भट्टी का मतलब कभी आपने भट्टी पे चाय बनते देखा आपने? एक चूल्हा होता है बेसिकली, थोड़ा सा लंबा होता है, बिल्कुल आपके ना उस प्रकार का बड़का सा कचरा वाला डस्टबिन आप देखें, जो गवर्नमेंट डस्टबिन होता है बड़ा वाला, उसी प्रकार का होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कचरे को डालते हैं, पैक कर देते हैं और उसको हम जला देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा धुआं बाहर नहीं निकलता है। पहली बात, धुआं सारा का सारा हमारा अंदर ही रह जाता है। और दूसरी बात, जो आपने भर के कचरा डाला था आपको क्या मिलेगा? मुट्ठी भर राख मिलेगा। इससे हमारा कचरा रिड्यूस हो गया। तो ये हम लोग जो इंसिनरेशन प्रोसेस अपनाते हैं, यानी कि कचरे को जला के राख में कन्वर्ट करते हैं, हमारा इसमें हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस का नाम है इंसिनरेटर। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा एक तरीका है कचरे को कम करने का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा लैंडफिल। लैंडफिल बड़ा आसान है। देखो, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद सॉइल इज कॉल्ड लैंडफिल। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी का ना घर बनता है और जहाँ पे वो घर बनाना चाह रहा है, मान लीजिए कि वो गड्ढा वाला ज़मीन है, तो उसको पहले क्या करता है, गड्ढे को भरता है ना। तो वो गड्ढे को हम किससे भर सकते हैं? कचड़े से भर सकते हैं। आपके मतलब कि हमारे पटना में, आप यदि पटना में राजेंद्र नगर से आगे बढ़ोगे ना तो फतवा साइड, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है खुला हुआ, जहाँ पे कचड़ा का पहाड़ लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, उस कचड़े को वहाँ से उठाया जाएगा और जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं और यदि वो ज़मीन गड्ढा वाला है, उस कचड़े को वहाँ पे लाके डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कचड़ा आपने इस्तेमाल भी कर लिया और आपका ज़मीन क्या हो गया? प्लेन हो गया। प्लेन हो गया। यही हमारा लैंडफिल है। तो लैंडफिल का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे आपका गड्ढा वाला ज़मीन है, आप उसको चाहते हैं कि हमारा ज़मीन प्लेन हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या डाल दो? कचरा डाल दो। और कचरा डालने से ये होगा कि आपका ज़मीन भी भर गया, प्लेन हो गया, और आपका कचरा भी इस्तेमाल हो गया। हाँ, कचरा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, बस काम खत्म। और यहाँ पे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन करता है मालूम है? गवर्नमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट को कहीं पे रोड बनाना है और वो रोड जो है ना गड्ढा वाला रोड है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उस रोड को प्लेन करना पड़ेगा, लेवल में लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ के वहाँ पे क्या करती है मालूम है? कचरा डालती है। आपके शहर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, उस सारे कचरे को कहाँ पर रखा जाता है?
एक जगह पर रखा जाता है, वहाँ से ट्रैक्टर के थ्रू या फिर ट्रक के थ्रू कचरा लाया जाता है, वहाँ पे कचरा बिछाया जाता है पूरा, उसके ऊपर फिर मिट्टी दिया जाता है और फिर उसके ऊपर रोड बनता है। तो इस लैंडफिल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन करता है? गवर्नमेंट। हम लोग नहीं करते हैं उतना एक्चुअली में। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको घर बनाना है और मेरा ज़मीन गड्ढा वाला है, तो हम क्या करते हैं उसमें जनरली बालू नहीं तो ईटा कुछ भी डाल देते हैं। क्या कचरा आप डालते हैं? नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है अच्छे से? गवर्नमेंट करता है। तो लैंडफिल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जहाँ पे ज़मीन आपका थोड़ा सा गड्ढा वाला है वहाँ पे लाके अपने कचरे को डाल दो और कचरे के ऊपर अपना मिट्टी बालू जो भी है उसको डाल दो, तो वहाँ पे आपका लैंड प्लेन भी हो जाएगा और आपके कचरे का इस्तेमाल भी हो गया। ये हमारा लैंडफिल कहलाता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज डम्प्ड इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवर्ड विथ सॉइल टू लीव द अनइवन ग्राउंड, टू लेवल द अनइवन ग्राउंड। तो ये ना अक्सर कहाँ पे मिलेगा आपको ये चीज़? शहरों में। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो आदमी मिट्टी बालू भर के प्लेन कर लेता है, शहर में मिट्टी बालू कम मिलता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? कचरा। ठीक है, तो कचरा मतलब कि आप शहर में एक घर बनाना चाहते हैं तो लेकिन आपका ज़मीन गड्ढा वाला है, तो आप क्या करो उसमें कचरा ला के डाल दो। कचरा डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी बालू जो भी आप दे दो और इससे आपका ज़मीन पूरा का पूरा प्लेन हो जाएगा। कचरे का भी इस्तेमाल आपने कर लिया और आपका ज़मीन भी प्लेन हो गया, बस। लेकिन ये लैंडफिल वाला सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा ज़्यादा? शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंडफिल वाला हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है देखिए, इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डंप्ड इनटू अ रिवर इट कैन पोल्यूट द रिवर वाटर। यहाँ पे सीवेज का सिंपल सा मतलब आप क्या समझो? नाली, जो आपके घर के बगल बगल में होता है नाली, वही आपका यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट है। अच्छा, जैसे हमारा ये पटना है, तो पटना है तो पटना बहुत बड़ा शहर है हमारा, और पटना के बगल में हमारा गंगा जी भी है, दीघा में जो हमारा बह रहा है। तो पूरे पटना में जो हमारा है तो क्या एक ही नाली है केवल? क्या नहीं, जितने गली मोहल्ले उतने नाली है। तो हर जगह का नाला का जो पानी है एक पंप हाउस में जाके इकट्ठा होता है। और हमारा पंप हाउस यहाँ पे कहाँ पे? ये वाला जहाँ पेडल पथ है हमारा, वहाँ पे। तो वहाँ पे सारा पानी जाके इकट्ठा होगा। अब उस पंप हाउस में क्या होता है ना, उसमें एक चैम्बर लगा हुआ है, यानी एक जाली लगा हुआ है। क्या करेगा वो जाली? पानी को केवल अलाउ करेगा और जितने भी प्लास्टिक कचरा होगा उसको वो वहीं पे रोक लेगा। यानी कि तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कचरे का फिल्ट्रेशन होता है। जितने भी प्लास्टिक होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, बोतल होगा, प्लास्टिक कुछ भी होगा, उसको वहीं पे बाहर निकाल दिया जाएगा और केवल क्या बचा आपके पास? पानी बचा। अब उस पानी को छोड़ा जाएगा कहाँ पे? नदी में। तो इससे क्या हो गया आपका? पूरी तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, यानी कि नाला का आपने ट्रीटमेंट कर दिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि यदि हम लोग नाला का पानी डायरेक्टली नदी में बहाएंगे तो हमारे नदी का पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। हर जगह पे नदी में आपको प्लास्टिक ही दिखेगा, टहलता हुआ आपको फॉर्म ही दिखेगा इस तरीके से। लेकिन हम लोग उसको अपने पहले ही पंप हाउस में बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा नदी साफ सुथरा दिखे। देखो, नदी का पानी भले आज गंदा है लेकिन नदी के पानी में आपको प्लास्टिक नहीं मिलता आज उतना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको पहले ही हम अपने पंप हाउस में बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपने पंप हाउस से पानी को रिलीज करते हैं कहाँ पे? नदी में। तो आप दीघा कभी आपको जाने का मौका मिले तो दीघा, पटना के दीघा में और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला हमारा खुलता है और वो नाला से पानी हमारा बार बार नदी में जा रहा होता है। और वो नदी का पानी में मतलब नदी के में जो हमारा पानी जा रहा है वो कौन सा पानी है? वही पानी जो हम लोग अपने घर मोहल्ले में इस्तेमाल करके नाले में बहा देते हैं। तो दीघा के और आगे आप बढ़ेंगे पटना में तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा एक पाइप है खुला हुआ, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे खुला हुआ है? दीघा नदी गंगा जी में है। तो वो हमारा सारा का सारा पानी अपने मोहल्ले का ही होता है उसमें। लेकिन वो पानी थोड़ा सा साफ़ होता है इसलिए क्योंकि सारे के सारे प्लास्टिक को पहले हम लोग उसको छान के बाहर निकाल देते हैं, चाय छन्नी की तरह, जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना उस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 10 सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रीटिंग इट विथ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? इसको पंप हाउस कहते हैं, इसको बहुत लोग सम्प हाउस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग जो नदी नाले मतलब कि नदी में नाले का पानी जो हम लोग फेंकते हैं उसको फेंकने से पहले हम लोग उसको ट्रीट कहाँ पे करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कर लेते हैं ट्रीट, उसके बाद फिर नदी में छोड़ते हैं पानी को। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। तो यहाँ पे जो हमारा काम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, यहाँ पे हम लोग अपने पानी को बेसिकली साफ करते हैं, उसके बाद फिर अपने पानी को नदी में छोड़ देते हैं। इससे हमारा नदी भी ठीक ठाक रहता है और हमारा काम भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या इस चैप्टर में आपको कोई डाउट रहा? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा
तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।